दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 2 जिसमें हम इसका विषय परिचय लेंगे केवल, यानी कि हम देखेंगे कि ये जो अध्याय है वो किस बारे में है। दोस्तों इससे पहले का जो भाग 1 है उसमें हमने आपको पूरी जो इकाई 4 पढ़ रहे हैं, हम ये इकाई 4 की हमने शुरुआत कर दी है, या फिर अनुभाग आप कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी है। उसमें हमने जैसे कहा कि आपको पिछले भाग में बताया था कि उसमें हम मुख्य रूप से अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे और उनमें हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था पिछले भाग के अंदर। आज के भाग में हम केवल विषय परिचय लेंगे किसका, औद्योगिक क्रांति जो हमारा अध्याय 9 है उसमें एक विषय परिचय देंगे, आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं और एक तरह से आपकी कोशिश करेंगे, हम पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे अध्याय की पृष्ठभूमि आपके लिए तैयार करेंगे और आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस पूरे अध्याय को किस तरह से पूरा हम जोड़ के चलेंगे, क्योंकि कहानियां और किस्से जो है वो इतिहास का हिस्सा होते हैं। और ये जो औद्योगिक क्रांति उसमें कहानियां किस्से कम है, लेकिन जो परिवर्तन है उनके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करने जा रहे हैं। कहानियां कम है लेकिन परिवर्तन किस तरह से होते हैं, परिवर्तनकारी जो घटनाएं हैं वो किस तरह से पूरे दुनिया को, विशेषकर यूरोप को बदल के रख देती है, उसके बारे में हम अध्ययन। तो यहाँ हम केवल आपको परिचय देने जा रहे हैं और एक पृष्ठभूमि के बारे में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति जो है वो एक परिचय, देखिए 18वीं से हम इस अध्याय में, इस औद्योगिक क्रांति में हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार 1780 से लेकर 1850 ईस्वी तक, ये जो कालखंड है 1780 से लेकर 1850 ईस्वी तक ब्रिटेन में जो औद्योगिक और जो अर्थव्यवस्था में, यानी उद्योगों में और अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए थे उन पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। याद रखिए 1780 से लेकर 1850 ईस्वी तक ब्रिटेन में जो उद्योगों में और जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए थे उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। एक तरह से दोस्तों ये जो है ये प्रथम चरण ही है। ये क्या है, ये औद्योगिक क्रांति का प्रथम चरण ही कहलाता है। तो इस भाग में, यानी इस अध्याय में हम पूरी तरह से हमारा ध्यान हम प्रथम चरण पर केंद्रित रखेंगे, जिसकी अगुवाई किसने की, ब्रिटेन ने की है। तो याद रखें जब हम ये अध्ययन कर रहे होते हैं, जब ये पाठ हम पढ़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल ब्रिटेन में होने वाले परिवर्तनों पर रहेगा मुख्य रूप से, क्योंकि हम इसके प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। हम एक मॉडल के रूप में ब्रिटेन को ले रहे हैं। हालांकि बाकी देशों में भी इसका विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के अन्य देशों में, लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, इसका अगुआ राष्ट्र था ब्रिटेन, इसीलिए उसे एक मॉडल के रूप में लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी देशों में इसका प्रभाव नहीं हुआ था, बाकी देशों में भी औद्योगिक क्रांति फैली थी, वहां भी इसका विकास हुआ था। कुछ ऐसे भी देश थे जो इससे पूरी तरह से अछूते भी रहे थे और बाद में काफी वर्षों बाद उनमें औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ था, जैसे उसमें रूस को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया था विकास की दृष्टि से। तो यहाँ हम केवल, हमारा उद्देश्य बताना यह है कि यहाँ हम केवल ब्रिटेन को एक मॉडल मानकर, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वहां जो बड़े परिवर्तन हुए उनके बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। अब इसकी शुरुआत हमने जैसे आपको बताया कि इसके 2 चरण हैं, याद रखिएगा हमेशा इसके 2 चरण होते हैं, 1780 से लेकर 1850 और 1850 से जो लगातार जो चल रहा है। इसमें प्रथम चरण की बात करेंगे केवल इस अध्याय में, हम याद रखिएगा जिसकी अगुवाई किसने की है, ब्रिटेन ने इसकी अगुवाई की है, याद रखें ब्रिटेन। और बाकी का जो बाद का जो दूसरा चरण है उसमें मुख्य रूप से हम संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी की अगुवाई में औद्योगिक क्रांति होती हुई देखते हैं। अब जो प्रथम चरण है उसमें ब्रिटेन की भूमिका की अगर हम बात करें तो अगुवाई किसने की, ब्रिटेन ने की है और इसके दूरगामी परिणाम हुए, काफी महत्वपूर्ण परिणाम निकले थे। और ये जो ब्रिटेन का जो मॉडल था वो अन्य राष्ट्रों के लिए एक आदर्श बन चुका था, अन्य राष्ट्रों के लिए एक आदर्श वो बन चुका था। और हालांकि हम देखते हैं कि जो अन्य राष्ट्र हैं उन्होंने इसकी बिल्कुल नकल नहीं की, उसका अंधानुकरण नहीं किया है और उन्होंने अपना एक देसी मॉडल भी विकसित किया है औद्योगिक क्रांति का। तो इसी वजह से केवल हम ब्रिटेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बाकी देशों में उन्हें आपके मन में सवाल जरूर उठाएगा, क्योंकि किसी भी अध्ययन, किसी भी विषय का अध्ययन करना, ये एक अध्ययन का ये उद्देश्य भी होता है कि वो ना केवल आपको बहुत सी जानकारी प्रदान करे बल्कि आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं भी उत्पन्न करे वो। तो यही हमारा अध्याय का भी काम है कि हम केवल जब ब्रिटेन के औद्योगिकरण की बात करेंगे या औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे होंगे तो आपके मन में जरूर प्रश्न उठेंगे कि क्या इसके अलावा जो बाकी देश थे यूरोप के या दुनिया के जो अन्य देश थे, क्या वहां भी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, क्या वहां भी इस तरह के बड़े परिवर्तन आ रहे थे। और इसकी तलाश आप खुद स्वयं करेंगे, क्योंकि जिज्ञासा पैदा करना हमारा उद्देश्य है। तो क्रांति के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में जो क्रांति हुई है उसके 2 प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, याद रखिएगा। एक तो लौह उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। लोह उद्योग का संबंध साथ साथ कोयला उद्योग से भी था उसका। तो लोहा और कोयला उद्योग जो था वो एक तो वो है और दूसरा उद्योग है वस्त्र उद्योग। तो ये जो पूरी क्रांति है
ये जो प्रथम चरण है, याद रखिएगा प्रथम चरण में दो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं, वो है एक तो वस्त्र उद्योग और दूसरा है लौह उद्योग। तो प्रथम चरण में हम ये दोनों उद्योगों में जो परिवर्तन आए थे, इनमें जो आविष्कार हुए थे, क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया और पूरी जो यूरोप का जो व्यापार है उसको किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान केवल इन दो उद्योगों पर हमारा केंद्रित रहेगा। इसके अलावा कौन कौन से जो प्रमुख आविष्कार हुए थे, मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो वस्त्र उद्योग है उसमें किस प्रकार के आविष्कार हुए। जब हम शुरू में देखेंगे कि जो सूती वस्त्रों का जो आयात था वो मुख्य रूप से भारत पर निर्भर था, ब्रिटेन जो था, क्योंकि सूती वस्त्रों की वहाँ ज़्यादा मांग होने लग गई थी। शुरू में ये ऊन के वस्त्र ज़्यादा पहना करते थे यूरोपवासी, लेकिन जब सूती वस्त्रों की मांग वहाँ पर बढ़ गई तो उन्होंने भारत से आयात करना शुरू कर दिया, और वो जो आयात था वो ब्रिटेन के लिए काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन जब बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में, तो वो कोशिश करते हैं, तो वहाँ से जो कच्चा माल लाते हैं उसमें काफ़ी मुनाफा होता है, और वो भारत से एक तरह से जितना ज़्यादा माल आयात करते हैं और उतना ही यहाँ से तैयार माल को भारत भी बेचते हैं, तो बड़ा ही मुनाफा होता है। और औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन की, उसका एक प्रमुख विशेषता बन जाता है, वस्त्र उद्योग जो है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता बन जाता है। तो इस आविष्कारों की बात करेंगे हम कि किस प्रकार कताई और जो बुनाई थी, जो कपास की जो कताई और बुनाई थी, उसमें किस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन आए, कौन कौन से आविष्कार हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा लोहे को गलाने की मशीनों का आविष्कार हुआ था, और जो लोहे का यहाँ हम देखेंगे जो लोहा गलाने की जो तकनीक होती है दोस्तों, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया था। और इस परिवर्तन के लिए एक परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे कहते हैं डर्बी परिवार। इसमें हम इस डर्बी परिवार के 3 मुख्य सदस्यों को शामिल करेंगे। इसमें इसके दादा हैं, उसके पिता, दादा, पिता और पुत्र जो है, ये जो परिवार है पूरा डर्बी फैमिली, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें कि जो लोहे को गलाने की जो प्रणाली होती है, लोहे को गलाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है, उसके लिए डर्बी परिवार के योगदान के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भाप की शक्ति का आविष्कार, इस प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो भाप की जो शक्ति है उसमें कई तरह के आविष्कार किए गए, कई तरह के इंजन जो भाप के इंजन थे वो बनाए गए। तो जेम्स वॉट का योगदान विशेषकर देखेंगे, किस प्रकार जेम्स वॉट ने एक छोटे भाप के इंजन से निकालकर अर्थव्यवस्था को एक बड़े भाप के इंजन का निर्माण किया, और किस प्रकार जो बड़ी बड़ी मशीनें थी वो भी भाप के इंजन से चलने लगी थी। और बाद में देखेंगे कि जो भाप के इंजन जो थे, इनका इस्तेमाल बाद में जाकर हम देखते हैं रेलवे के अंदर भी किया जाने लगा। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मानना होता है कि मुख्य तौर पे उनका जो ध्यान होता है कि वो रहता है कि शायद भाप का इंजन मतलब वो रेलवे वाला इंजन के बारे में कल्पना करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भाप का इंजन बना था वो शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी खनन उद्योग से। जो कोयला उद्योग था उसमें वहाँ से घानों से कोयला और लोहा निकालने के लिए भाप के जो इंजन थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। छोटे इंजन इस्तेमाल किए जाते थे। इंजन का मतलब किसी मशीन को चलाने के लिए जो शक्ति प्रदान की जाती है उस तरह की चीज़ इस्तेमाल। लेकिन क्योंकि हम जब बचपन में या छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें केवल जेम्स वॉट थे उनके बारे में बताया जाता है जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। और फिर हम मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान है वो केवल रेल इंजन पर केंद्रित हो जाता है। इसी वजह से हमारा वो एक ध्यान रहता है कि शायद भाप का इंजन मतलब रेलवे इंजन की बात, लेकिन ऐसा नहीं है। भाप का इंजन मतलब जो कारखानों में जो इंजन मशीनें इस्तेमाल की गई उसमें जो शक्ति प्रदान करने के लिए इंजन का इस्तेमाल किया गया था वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नहरों, इसके बाद एक नहरों को उन्माद का युग भी हम शुरू देखते हैं। यहाँ पर जो नहरें थी शुरुआत में देखेंगे कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उस समय नहरें जो थी वो परिवहन का मुख्य साधन थी, क्योंकि जहाज बड़े बड़े जहाज होते थे और इनमें आसानी से जो भारी मात्रा में जो कोयला था वो शहरों को आसानी से पहुंचाया जा सकता था शहरों की ज़रूरतों के लिए। लेकिन जब रेलवे का आविष्कार हुआ तो जो नहरों का जो दौर था वो खत्म हो गया और रेलवे ने इसे कहीं पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जो रेलवे था उसमें काफ़ी गति थी, स्पीड थी, तेजी थी, इस वजह से उसने नहरों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन हम बात करेंगे जब शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की तो नहरों ने किस प्रकार उसमें योगदान दिया और किस प्रकार यूरोप में नहरों उन्माद का युग भी आ गया था। इसके बाद देखेंगे जो रेलवे का आविष्कार है उसने किस प्रकार पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को बदल दिया, और यहां तक कि ना केवल बदल दिया बल्कि जो प्रथम चरण था उसको रेलवे अपने आप में उस प्रथम चरण को दूसरे चरण में ले गया। तो रेलवे का आविष्कार जो है यहां से हम मानते हैं कि जो दूसरा चरण है औद्योगिक क्रांति का वो शुरू होता है। तो रेलवे बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है इस दृष्टि से। इसके बाद देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी गई और मुख्य रूप से जो वस्त्र उद्योग होता था दोस्तों, जो वस्त्र उद्योग था उसमें मुख्य रूप से बच्चों को लगाया जाता था, या तो छोटे बच्चों को, और इसके अलावा महिलाओं को उसमें लगाया जाता था।
महिलाओं को और बच्चों को वस्त्र उद्योग में लगाया जाता था और इनके क्या परिणाम निकले और इनके लिए जिस तरह का वहाँ माहौल था, फैक्ट्रियों के अंदर जिस तरह का वहाँ माहौल था, वो कष्टप्रद जीवन जीते थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मजदूर वर्ग का जो जिस तरह का हाल था, जिस तरह की उनके जीवन शैली थी, जीवन स्तर जिस तरह का था, किस प्रकार से हम देखेंगे उनका जीवन प्रत्याशा काफ़ी हद तक घट गई थी, उसके बारे में इसमें जो नकारात्मक पक्ष है उनकी भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के जीवन के विरोध आंदोलन और कामगार कानून का, इसकी वजह से जब महिलाओं की स्थिति बिगड़ी, बच्चों की स्थितियां बिगड़ी, तो जो सरकारें थी उन्हें नए कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह के कानून बनाने पड़े जो महिलाओं और बच्चों के हित के अनुसार हों और इसके अलावा जो काम के घंटे हैं वो भी तय किए गए मजदूरों के लिए। अब औद्योगिक क्रांति का ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से ये पृष्ठभूमि है, किस तरह की चीज़ें हम जो परिचय हम इस पूरे पाठ का देख रहे हैं। अब देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या। अभी हमने आपको बताया क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से हमने कहा 2 चरणों में हो रही है और ये जो है उद्योग और अर्थव्यवस्था में आने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्रांतिकारी परिवर्तन आए, इसके अलावा और मुख्य रूप से कौन कौन से उद्योग इसमें शामिल थे? इसमें वस्त्र उद्योग शामिल था और इसमें लौह उद्योग प्रथम चरण में शामिल था। तो आपको जब इसकी परिभाषा लिखनी है तो दोनों अर्थ चरणों को ही आपको ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले शब्द का जो प्रयोग किया है वो जॉर्जेस मिशेल जो है फ्रांस के, फ्रेंच भाषा में उन्होंने यूज किया, जो कि फ्राइड्रिक एंजल्स जो हैं उन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया। इसके अलावा अर्नोल्ड टॉयनबी जो है, याद रखिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अर्नोल्ड टॉयनबी जो है उन्होंने अंग्रेजी में पहली बार इसका प्रयोग किया। अंग्रेजी में पहली बार प्रयोग किसने किया है? वो है अर्नोल्ड टॉयनबी जो हैं, उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, उसका नाम याद रखिए, वो पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। ये जो पुस्तक लिखी है इसमें उन्होंने विस्तार से जो परिवर्तन हुए थे ब्रिटेन में 1780 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच, उनके बारे में विस्तार से बताया था और इन परिवर्तनों को ही उन्होंने औद्योगिक क्रांति नाम दिया था। अब देखते हैं ये परिवर्तन जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि वो सब परिवर्तन क्या है, औद्योगिक क्रांति है। इसके अलावा 1780 के दशक में से लेकर 1820 के दशक के दौरान कपास और लौह उद्योग, याद रखिएगा, कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण में जो उल्लेखनीय प्रगति का युग था, उसे ही क्या कहा गया? उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसमें आपको ध्यान रखिए क्या क्या चीजें शामिल करनी है। 1780 से लेकर 1820 का जो दौरान ये जो दशक था मुख्य रूप से इसमें उन्होंने कहा कि कपास और लौह उद्योग को इसमें शामिल करना, इसमें जो परिवर्तन आए, कोयला खनन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, किस तरह से भाप की शक्ति का इस्तेमाल उसमें किया जाने लगा, किस प्रकार से हमने देखा कि एक नए तरह का जो लोहा अयस्क कोयला जो है, जैसे कि हम ये कोक कोयला जो वो खोजा गया, उसका इस्तेमाल लोहे को गलाने के लिए किया गया। सड़कों और नहरों का किस तरह से निर्माण हुआ, किस तरह से उन्होंने एक तरह से क्रांतिकारी भूमिका निभाई पूरी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो है ये इसकी परिभाषा के तौर पे आप लिख सकते हैं। कोई एक सटीक परिभाषा देना, कोई एक विशेष परिभाषा आप नहीं दे सकते, लेकिन इन चीज़ों को आपको शामिल करते हुए उसको परिभाषा में लिखना है। अब देखते हैं दोस्तों अध्ययन के प्रमुख बिंदु, यानी इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो क्रांति है ये कहाँ हो रही है? ये ब्रिटेन में हुई है। ये क्रांति कहाँ शुरू हो? ब्रिटेन जो है वो औद्योगिक क्रांति का अगुवा बनता है। तो आखिर कौन से कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटेन में ही ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? आखिर क्या था, क्या कारण था कि जो दूसरे देश थे, हमने देखा था कि स्पेन और पुर्तगाल जो थे वो काफ़ी आगे थे विकास की दौड़ में, जब हमने भौगोलिक खोजें जब शुरू हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण थे कि जिनकी वजह से ब्रिटेन जो है यहाँ पर ही औद्योगिक क्रांति होती है, और किस तरह से जो ब्रिटेन के शहर और व्यापार और जो वित्त थे उनकी क्या भूमिका थी औद्योगिक क्रांति के होने में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इन दोनों बिंदुओं में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्रांति का प्रथम चरण है वो किस में होता है? कोयला और जो लौह उद्योग है उसमें क्रांति के प्रथम चरण में ये जो दोनों उद्योग हैं अगुवा बनते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखेंगे कपास की जो कताई बुनाई है वो भी, यानी वस्त्र उद्योग और कोयला, लौह उद्योग और कोयला उद्योग, ये प्रथम चरण के अगुवा बनते हैं। प्रथम चरण का जो औद्योगिक क्रांति होती है, जो परिवर्तन होते हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा विशेषकर जो कपास की कताई बुनाई का जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वहाँ महिलाओं की स्थितियाँ किस प्रकार की थी, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था फैक्ट्रीज के अंदर, उसकी हम बात करेंगे इस भाग में। इसके अलावा हम देखेंगे भाप की शक्ति, भाप की जो शक्ति थी उसने किस प्रकार खनन क्षेत्र को पूरी तरह से बदल के रख दिया था, खनन क्षेत्र को। हालांकि बाद में जाके रेलवे में भी इसका इस्तेमाल होता है, वो भी हम देखेंगे, रेलवे के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन शुरुआत जो भाप की शक्ति का इस्तेमाल था, भाप की जो शक्ति थी उसने क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर, उसने जल शक्ति का जो क्षेत्र था उसका स्थान इसने ले लिया था।
तो भाप की शक्ति की बात करेंगे खनन के क्षेत्र में और रेलवे के क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन आए। इसके अलावा जो नहरें और रेलें हैं वो किस तरह से क्रांति के दूसरे चरण का अगुवा बनी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि जो सब शुरुआत जब औद्योगिक क्रांति की होती है तो नहरें किस प्रकार कोयले को ढोने का कार्य कर रही होती है जहाज़ों के माध्यम से, और रेलें जो बाद में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आती है, और माल जो ढोने की प्रक्रिया है उसमें तेजी किस तरह से तेजी आती है। और हम देखेंगे इसकी वजह से जो यूरोप है उसमें कोयले के जो दाम थे कितने स्तर तक गिर जाते हैं। इसके बाद हम परिवर्तित जीवन की बात करेंगे कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई इसमें किस प्रकार से जीवन, जो अन्य वर्ग थे समाज के, उनका जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। ये जो आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे इन्होंने सामाजिक और समाज, जो ब्रिटेन का समाज था और जो ब्रिटेन की राजनीति थी उसको किस प्रकार से प्रभावित किया, इसके बारे में भी हम इस भाग में बात करेंगे। परिवर्तित जीवन वाला जो हमारा बिंदु रहेगा उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ नकारात्मक जो प्रभाव पड़े उसके बारे में, इसके मजदूरों और उनके जीवन के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े इस पूरी क्रांति के, और बाकी के जो समाज थे, जैसे हम बात करेंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको किस प्रकार से अवसर मिला कि अपनी जो योग्यता थी, कौशल था, उसे दिखा सके वो। इसके अलावा जो औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण, उनके ऊपर क्या असर पड़ा औरतों और बच्चों पर। ये जो सबसे ज़्यादा असर, जिस नकारात्मक असर जिस वर्ग पर पड़ा दोस्तों वो थे औरतें और बच्चे, जो कि कपास की फैक्ट्रियों में काम करते थे, वस्त्र उद्योग की जो फैक्ट्रियाँ थी उनमें काम करते थे, उनके ऊपर औद्योगिकरण का किस प्रकार से नुकसान हुआ। इसके अलावा जो विरोध आंदोलन है इनके विरुद्ध, यानी औरतों और बच्चों की जो परिस्थितियां थी या फिर जो कारखानों में जो परिस्थितियां थी, काम की जो परिस्थितियां थी, कार्य परिस्थितियां जो थी, उनको लेकर किस प्रकार के विरोध आंदोलन उस समय शुरू होते हैं। और उन विरोध आंदोलनों के बाद ही जो सरकारें थी, वो जो शासन थे, उन्हें कानून बनाने के लिए मजबूर होना, तो किस प्रकार के कामगार कानून बनाए गए और उनके जरिए क्या क्या सुधार किए गए इन परिस्थितियों के लिए। और अंत में हम ये देखेंगे कि क्या ये जो औद्योगिक क्रांति है, इस अध्याय के अंत में देखेंगे कि क्या ये जो औद्योगिक क्रांति है वो वाकई में उसे क्रांति कहना उचित है, क्या ये क्रांति है या फिर ये कोई सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में जो इतिहासकार हैं उनके जो तर्क वितर्क हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको एक पृष्ठभूमि हमने दी है, एक परिचयात्मक अध्ययन आपको प्रस्तुत किया और बताया कि कौन कौन से बिंदुओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति आखिर ब्रिटेन में ही क्यों हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।